हाँ बच्चों, जय सीएलसी भाई। मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। मैं यतीन्द्र उपाध्याय, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। स्वागत तो है आपका। एक सफर चालू किया था 26 अक्टूबर को यतीन्द्र सर अपन ने, और आज 8 दिसंबर को ये वीडियो आपको शाम को मिल रहा है। तो नो डाउट एक बहुत ही अच्छा सफर चलता आ रहा है और चलता रहेगा। 5 मार्च तक ये कंप्लीट गुरु नीति का कंप्लीट शेड्यूल चलेगा आपके सामने। 180 वीडियो सॉल्यूशन यहाँ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे रिसेंटली जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, या वो स्टूडेंट जो पहली बार आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो पहले का पार्ट भी जरूर देखें जहां हमने क्लासिफिकेशन की बात की है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की बात की है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके विषय में आपको बताएं। आज अपना अगला पार्ट रहेगा यतीन्द्र सर, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लोकोमोशन। इसका फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको वो हम लास्ट के लेक्चर के दौरान आपको बता देंगे कि इन दोनों ही पार्ट में मिले कितने क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे कंसेप्चुअल होंगे। एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक रहेगा कंप्लीटली, और मानकर चलें टोटली एनसीईआरटी भगवान ने चाहा, बाबा ने चाहा तो 2021 का जो पेपर होगा वो टोटली इस गुरु नीति में से रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव आ रहे हैं, तो नो डाउट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं यतीन्द्र सर, चालू करें जी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लोकोमोशन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन रहेगा, NaCl एंड यूरिया प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड ऑफ किडनी कम फ्रॉम। तो बच्चों को अगर थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसको अपन बता दें तो इसके लिए यतीन्द्र सर जैसे मैंने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं मार्कर में। ये नेक रीजन हो गया जी, ये इसकी कोइल पोर्शन पीसीटी कहला गया, ये लूप ऑफ हेनले कहला जाता है, यहाँ फिर डीसीटी पार्ट हो गया, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि NaCl एंड यूरिया प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड ऑफ किडनी कम फ्रॉम, कहां से आते हैं, तो मार्कर का कलर चेंज कर लें, पीसीटी एंड डीसीटी रेस्पेक्टिवली। यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया तो कहां से आएगा, कलेक्टिंग डक्ट के डिस्टल रीजन से आएगा यूरिया। इसका मतलब कलेक्टिंग डक्ट तो आना ही आना चाहिए। इसका मतलब इसमें कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट है। फिर कह रहे हैं बाउमन कैप्सूल से NaCl आता है। बाउमन कैप्सूल तो केवल फिल्ट्रेशन का काम करवाता है, और उससे वो मतलब इंटरस्टिशियम में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ल्यूमेन में रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर जो है अपना कलेक्टिंग डक्ट आ नहीं रहा, तो ये गलत हो गया, तो कलेक्टिंग डक्ट चला जाएगा। और लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का भी कौन सा पार्ट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ से तो NaCl जो है टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, और डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया बाहर की ओर निकलेगी। ये तो निकल गई बच्चों क्या, यूरिया। इसकी तो बात कर लें तो ये तो यूरिया हो गई, और इधर से जो आ रहा है वो कौन सा है, Na+, और उसके पीछे पीछे फिर Cl-। मतलब सुनील जी कि किडनी का जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, बिल्कुल, उसके अंदर ये जो यूरिया है और NaCl है वो हायर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन में यदि सर बात करें तो ये ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर थी। बिल्कुल, ठीक है, यही यहाँ पर जो है 4 टाइम्स बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ ये बढ़ती जाती है, ये 4 गुना बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सवाल और भी बनता है कि इनिशियली जो फिल्ट्रेट बना था और फाइनली जो यूरिन बनेगा वो कितना गुना कंसंट्रेटेड कहलाएगा। तो इनिशियली तो वो 300 मिलीऑस्मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से जब वो कहाँ पहुंचेगा, डक्ट ऑफ बेलेनी से होता हुआ माइनर कैलिसेज, मेजर कैलिसेज, वहां जाएगा तो कितना गुना कंसंट्रेटेड हो गया, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड हो जाता है जी। इसका करेक्ट आंसर अपना कौन सा चला गया, लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट। पूछ सकते हैं कि ना व्हिच वन इज रिस्पांसिबल फॉर हायर मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी। तो एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, Na+ हो जाएगा या NaCl कह सकते हैं, क्योंकि एक साथ ही जाएगा NaCl एंड यूरिया, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में हमने जो है 4-5 कंसेप्ट आपको बता दिए हैं जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन जी। यतीन्द्र सर सेकंड पूछा है कि अगर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल से स्ट्रेच रिसेप्टर को हटा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिकली हम लोग देखें तो जैसे जो यूरिनरी ब्लैडर है वॉल के अंदर ये स्ट्रेच रिसेप्टर है। ठीक है, इनिशियल ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। बिल्कुल सही कहा। जैसे ही यूरेटर से यहाँ पे यूरिन जो है इकट्ठा होना शुरू होता है तो इसकी जो वॉल है उसके अंदर एक्सपेंशन होता है और स्ट्रेच रिसेप्टर में स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ जो इनिशियल यूरेथ्रा से पहले देखें तो एक इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। ठीक है,
और एक यहाँ पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर स्फिंक्टर है। है। ये इनवॉलेंटरी है क्योंकि स्मूथ मसल से बना है, बिल्कुल ठीक कहा। और ये वॉलेंटरी क्योंकि स्केलेटल मसल से। स्केलेटल बिल्कुल वैसे जैसे एनल स्फिंक्टर थे अपने एग्जैक्टली, इंटरनल और एक्सटर्नल, वहां भी इंटरनल इनवॉलेंटरी था और एक्सटर्नल वॉलेंटरी था। मतलब स्केलेटल। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जाता है ये दोनों ही स्फिंक्टर कैसे नेचर के हैं, तो इंटरनल तो कैसा हो गया इनवॉलेंटरी, एक्सटर्नल कैसा हो गया वॉलेंटरी। तो सुनील जी, जब भी यूरिन काफी अमाउंट में इसमें इकट्ठा हो जाता ठीक है, तो ये क्योंकि इनवॉलेंटरी है तो ये अपने आप रिलैक्स हो जाता है अपने आप, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टेड है हमारे कंट्रोल में, और उस वक्त भी अगर इसको रिलैक्स नहीं किया जाए तो ब्लैडर की वॉल जो है उसके अंदर जो है वो स्ट्रेचिंग बढ़ती चली तब जाएगी। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है उनके अंदर जब स्ट्रेचिंग होगी तो उनसे जुड़ी सेंसरी नर्व से इंपल्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, और फिर इसी स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से इसको मैसेज दिया जाएगा जिससे ये रिलैक्स हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। और उसके बाद में ये मैसेज ऊपर ब्रेन के अपर कॉर्टेक्स की तरफ भी जाता है, और उस वो वापस मैसेज भेजता है, तो ये फिर ये वॉलेंटरी कंट्रोल एस्टेब्लिश होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इन स्ट्रेच रिसेप्टर को ही हटा दें तो यूरिन इकट्ठा होगा और स्ट्रेचिंग होगी, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया नहीं, और अगर गया नहीं तो वापस जो मोटर न्यूरॉन से मैसेज यहाँ आया तो न तो ये रिलैक्स होगा और नहीं ये रिलैक्स होगा, और दोनों कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। कहने का मतलब मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, मैच्योरेशन नहीं होगा। बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर भी कौन सा चला जाएगा, मैच्योरेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब इसके साथ ही आगे भी एक क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम में अपन लोग समझाई देते हैं कि मैच्योरेशन के दौरान में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर अपन देखें डेट्रूसर मसल हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में, डेट्रूसर मसल जी। और ये हो गया यतेंद्र सर स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, समझ जाना जी। ये हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर यूरिन को बाहर निकलना है तो ब्लैडर की वॉल की मसल को तो कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा, ये तो हो गई कॉन्टैक्ट, ठीक है। आगे और जो स्फिंक्टर की मसल है इनको होना है रिलैक्स होना है इनको, क्योंकि स्फिंक्टर का मतलब हमने बताया था एक सर्कुलर ये ब्लॉकेज बनता है, ठीक है, सर्कुलर मसल्स का। ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे तो क्लोज्ड रहेगा, और ये मसल अगर रिलैक्स हो जाएंगी सर्कुलर वाली तो फिर ये पाथवे ओपन हो जाएगा। तो इन दोनों को तो रिलैक्स होना है मैच्योरेशन के लिए, और इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, तभी यूरिन जो बाहर की तरफ पुश होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिलैक्स होगी, ये रिलैक्स होगी, ठीक है जी। अब ये भी बच्चों को याद रखना है कि हायर सेंटर ऑफ ब्रेन किसके रिलैक्सिंग में इन्वॉल्व है जी। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो स्केलेटल मसल है उसको रिलैक्स करने का मैसेज कहाँ से आएगा, अपने सीएनएस ब्रेन रीजन कॉर्टेक्स रीजन से अराइज होगा, इंटरनल का स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। और सुनील जी, डिफिकेशन जो प्रोसेस है जिसमें बॉडी से सॉलिड एक्सक्रीटा को बाहर की जो डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान प्रोसेस देखा था अपन ने, तो वो भी उसका कंट्रोल भी बिल्कुल ऐसा ही स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही कहा आपने, एग्जैक्टली यही है। और इसीलिए क्योंकि दोनों का कंट्रोल एक तरीके से ही है, तो जब भी आदमी सॉलिड एक्सक्रीटा को रिमूव करता है उस वक्त हल्का हल्का यूरिनेशन भी होता है, ठीक बात है, क्योंकि दोनों का कंट्रोल एक साथ हो रहा है। या जब भी आदमी यूरिनेशन करता है उस वक्त अगर रेक्टम में बहुत ज्यादा सॉलिड एक्सक्रीटा है तो आदमी फील करता है कि उसका जो डिफिकेशन की प्रोसेस भी हो सकती है, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेता है, वो फीलिंग इसीलिए आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा कंसेप्ट था डिट्रूसर, इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर, कैसा कंट्रोल है, ये कंट्रोल आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, फॉल्स स्टेटमेंट का पता करना है अपने को। जीएफआर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज 180 लीटर पर डे, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसको अगर बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलेट कर बताएं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो बनी थी यतेंद्र सर वो 125 ml पर मिनट थी, बिल्कुल आया ना जी जी। और इसी को ही मैं हावर में कन्वर्ट कर दूं तो 125 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, और इसको 24 घंटे में मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाए 24 हो जाए, ये लगभग 7500 के लगभग आता है। 24 से मल्टीप्लाई करने पर ये 180 लीटर आ जाता है, क्यों जी। तो ये बात तो क्या होगी, करेक्ट है। 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो 180 लीटर यहाँ पर बना है इसमें से 1 to 1.5 लीटर यूरिन ही बन पाएगा, बाकी का 178 या 178.5 लीटर यूरिन रीअब्सॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा।
और यहाँ एक और बात याद रखनी है, ये जो 178 लीटर अपन इनको बात कर रहे हैं, इसका भी 80% कौन रीअब्जॉर्ब करवा देगा? अकेला पीसीटी का इन्वॉल्वमेंट। मैक्सिमम वहां से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी रीजन से हो जाएगा। तो ठीक है, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ and K+ आयन फॉर मेंटेनिंग आयनिक and acidic base balance of body fluid occur in PCT, DCT and collecting duct। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिया है। बिल्कुल। तो ये जरूरी याद रख लेना कि पीएच बैलेंस के लिए किसका इन्वॉल्वमेंट है? सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ and K+। इन यूरिन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन्यूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस की वजह से ये रॉन्ग हो, इंसिपिडस की वजह से रॉन्ग हो गया, एनसीईआरटी की लाइन है। बिल्कुल। और यहाँ मेलाइटस होना चाहिए था, और मेलाइटस में क्या हो जाएगा कि यूरिन में प्रेजेंस देखी जाती है ग्लूकोज की, कीटोन्यूरिया की, क्योंकि ब्लड में इनका अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। जी, क्यों? कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4। जी सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड डू नॉट नॉर्मली एंटर द नेफ्रॉन ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन? के वक्त जो है ब्लड का कौन सा कंपोनेंट जो है ग्लोमेरुलाई से इस कैप्सुलर स्पेस में एंट्री नहीं कर पाएगा? आयन करते हैं, वाटर करता है, ग्लूकोज करता है, अमाइनो एसिड कर सकते हैं, हाँ। लेकिन लार्ज जो प्रोटीन है वो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वो एंट्री नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर भी यही चला जाएगा। अगर ये ऐसा कह देते हैं कि इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान प्रोटीन के किसी भी कंपोनेंट का फिल्ट्रेशन नहीं, तब रॉन्ग हो जाता है। स्मॉल प्रोटीन हो सकता है, स्मॉल प्रोटीन या अमाइनो एसिड फॉर्म आपने बताई। और यहाँ पर एल्ब्यूमिन जैसे 3 प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, उसमें सुनील जी सबसे छोटा एल्ब्यूमिन ही है। ठीक है। और इसका साइज भी जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्लिट है उतना ही है, मूव कर सकता है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है और ये जो प्रोटीन है दोनों पे चार्ज सिमिलर है, ठीक है, वो रिपेल करता है, तो वो फिल्टर हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। यतींद्र सर ने अभी एक फिल्ट्रेशन स्लिट का नाम लिया है, तो बच्चों को थोड़ा सा बता दें। यहाँ पर ये जो कैपिलरीज पाई जाएंगी यतींद्र सर, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी जिनको कहा जाता है, उनमें स्मॉल स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। और उसके अलावा बाउमन कैप्सूल की ये इनर लेयर भी अपन ने बताई है जी। इस इनर लेयर में भी स्पेसिफिक सेल पाई जाती हैं, ठीक है। पोडोसाइट, ये वाली सेल तो क्या कहलागी? पोडोसाइट कहलागी जी। पोडोसाइट जो अडेप्टेशन है किसका? फिल्ट्रेशन का। और ऐसे ही ब्लड कैपिलरी में जो छोटी स्पेस पाई जाती है ये फेनेस्ट्रा कहलाती है। फेनेस्ट्रा। तो ब्लड कैपिलरी में या ग्लोमेरुलर कैपिलरी में तो फेनेस्ट्रा का पाया जाना, और जो बाउमन कैप्सूल है उसकी इनर लाइनिंग पर पोडोसाइट सेल का पाया जाना, ये एक एडेप्टेशन हो गया किसका? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। बहुत ही महीन तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, फाइन फिल्ट्रेशन ये कहलाता है, इसलिए वर्ड अपने क्या काम में ले लिया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पर काम में ले लिया जी, ठीक है। और ये जो पोडोसाइट हैं ये इन ब्लड कैपिलरी से कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के द्वारा अटैच रहती हैं, और ये जो प्रोसेस होंगे इनके, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस पेडिकल कहलाते हैं। पेडिकल्स कहलाते हैं, यानी उनको कुछ इस तरीके से, जैसे ये ब्लड वेसल है तो इस तरीके से कवर कर लेते हैं। एग्जैक्टली। बीच वाला स्पेस स्लिट हो गया जिनसे वो फिल्ट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बताया था 3 लेयर थे, वैसे यहाँ पर भी 3 लेयर बच्चों को 3 लेयर हो जाएंगी। कैपिलरी की एंडोथेलियम हो जाती है जी। बाउमन कैप्सूल की पोडोसिटिक लेयर कहलाती है जी, इनर वाली जी। और डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ से, तो नो डाउट यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम की प्रेजेंस देखी जाएगी, ये याद रखना है आपको। और बीच में इनके बेसमेंट, तो पोडोसाइट, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 लेयर। बिल्कुल। एक स्ट्रक्चर अपने यहाँ भी बनाई है, तो यतींद्र सर इसको तो आपने बोला था ग्लोमेरुलाई, ठीक है, ये अपना कहला गया मेन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल। और दोनों को मिलाकर अगर बोले तो मेलपिगियन बॉडी लिख सकते हैं। हाँ, मेलपिगियन बॉडी, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइनली ये कहा जाता है ग्लोमेरुलाई ब्लड कैपिलरी है, और ये वाला बाउमन कैप्सूल हो जाएगा। उसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना है, रॉन्ग हो जाएगा। मेलपिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? आर्थ्रोपोड्स का। कॉकरोच में अपने देखा भी था। चले आगे जी। क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए पर्सन ड्रिंक्स एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच डिक्रीज ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, नो डाउट ऑस्मोलरिटी का मतलब हो गया कि उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करने का ये काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा पानी पिएंगे
तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, और ज्यादा एब्जॉर्ब होकर ज्यादा ब्लड का पार्ट बनेगा, जी, बिल्कुल। तो ब्लड की लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, ऑस्मोलैरिटी उसकी घट जाएगी, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। इस समय कौन रिलीज होगा? ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में ज्यादा बनेगा। अब यूरिन डाइल्यूट फॉर्म में ज्यादा बनेगा, इसका मतलब है यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी तो कम हो रही है। अब ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, ऐसी कंडीशन में कौन सीक्रेट होगा यहाँ से? तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है इसका सीक्रेशन, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है ना, तो उसको वापस नॉर्मल करना है, बिल्कुल, तो हार्ट की वॉल, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन के द्वारा जब हार्ट के एट्रिया में पहुंचेगा, तो हार्ट के एट्रिया इसको डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उस समय हार्ट के एट्रिया की वॉल से कौन सीक्रेट होगा? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, मतलब ANF, इसको ANF के नाम से भी जाना जाता है। ये सुनील जी डीएक्टिवेट कर देगा रास सिस्टम को, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, बिल्कुल। और अगर ये डीएक्टिवेट हो गया तो जो आपका रेनिन वगैरह वो रिलीज नहीं होगा, एडीएस वगैरह भी रिलीज नहीं होगा, तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। बिल्कुल। तो एक ही चीज याद रखें, रेनिन सीक्रेट होगा तो सिस्टम कौन सा चलेगा? रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये चलेगा, और इसका अपोज फिर कौन करेगा? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर करेगा। अगर यही क्वेश्चन यतेंद्र सर होता कि यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज की बजाय ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, एक सेट पॉइंट से, एनसीईआरटी की लाइन की बात कर रहा हूँ, जो 300 मिलियोस्मो पर लीटर, अगर इससे ज्यादा बढ़ जाती है तो हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और वहां पर वो रिलीज करवाएंगे फिर एडीएच का, और एडीएच डायूरेसिस जो हो रहा है उसको रोकने का काम करेगा, और एडीएच का नाम ही क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये कहलाता है। तब आंसर अपना 1 चला जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 6। जी सर। Which of the following option is incorrect? Incorrect देखना है। ठीक है। Liver is an accessory excretory organ of human, helping in the elimination of excretory waste like आपके बाइल पिगमेंट्स, है ना, उनको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव आउट होगा। एक्सेसरी मेन कौन सा है? किडनी है, ये जो सहायक बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, रिनल कैल्कुली या किडनी स्टोन जिनको कहा गया है, एनसीईआरटी की लाइन है कि ये इनसोल्यूबल मास है किसके? कैल्शियम ऑक्जेलेट के, ठीक है, तो किडनी के अंदर बनते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल। फिर लिखा है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेमोडायलिसिस फ्लूइड इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब हेमोडायलिसिस फ्लूइड जो है उसका कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा की तरह ही है, इसमें ब्लड है और यहाँ पर फ्लूइड है, तो दोनों का कंपोजिशन एक जैसा है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। इसमें हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस ये फ्लूइड बाहर है, तो इसमें आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एब्सेंट है, और ब्लड में है, तो वो ब्लड से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ब्लड जो वो नाइट्रोजनस वेस्ट से फ्री हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। अल्कोहल इज एन एंटी डायूरेटिक नहीं है, डायूरेटिक है, मतलब अल्कोहल इनटेक करने से यूरिन आउटपुट बढ़ता है, क्योंकि एडीएच के एक्सक्रीशन सिक्रेशन को ब्लॉक करता है, ब्लॉक करने का काम करता है जी। तो अल्कोहल हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ये कैसे कहलाते हैं? डायूरेटिक, जो यूरिन के प्रोडक्शन को या यूरिन के डाइल्यूशन को बढ़ाने का ये काम करते हैं। और यूरिन का डाइल्यूशन कैसे बढ़ेगा? ये ब्लॉक कर देते हैं किसके सिक्रीशन को? एडीएच के सिक्रीशन को। क्यों? तो करेक्ट आंसर अपना चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनकरेक्ट पूछा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे थ्रू विच द यूरिन पास आउट ऑफ द किडनी। और किडनी से इसके एलिमिनेशन की अगर यतेंद्र सर बात करें तो यहाँ अपने को पता है कि क्या पाए जा रहे थे? ये पिरामिड्स, रीनल पिरामिड हो गए, ठीक है। और रीनल पिरामिड के बाद में ये वाला रीजन इसका क्या कहला गया? ये माइनर कैलिक्स, बिल्कुल, और फिर मेजर, और माइनर के बाद में मेजर हो जाता है। यहाँ फनल शेप जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। इसका मतलब सबसे पहले यूरिन के फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यूरिन का फॉर्मेशन ये अपना स्ट्रक्चर आपको बताई दी थी, ठीक है, नेफ्रॉन कहलाई थी, और उसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाया था। कलेक्टिंग डक्ट से जो ही रिलीज आउट होगा ये एक डक्ट में खुलेगा। डक्ट क्या कहलाती है? डक्ट ऑफ बेलिनी कहलाती है। क्यों? तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद में डक्ट ऑफ बेलिनी आएगा, और उसके बाद में कौन सी स्ट्रक्चर आती है? रीनल पेपिला आता है। रीनल पेपिला जो ये वाला पॉइंट है ना, बिल्कुल, जो कॉनिकल पार्ट कहलाता है। और यहाँ पर एक चीज और भी पूछी जाती है सर, ये जो रीनल पिरामिड है इसका ब्रॉड पार्ट तो कॉर्टेक्स की ओर पाया जाता है,
तो ये वाला पार्ट तो इसका कॉर्टेक्स है, ये वाला पार्ट किडनी का मेडुला है। मेडुला। तो इस पिरामिड का ब्रॉड पार्ट तो किधर होता है, रीनल कॉर्टेक्स की ओर, और ये पार्ट किधर कहलाता है, रीनल मेडुला की। ठीक है, तो बिल्कुल रीनल पेपिला। उसके बाद में मेजर कैलिक्स, उससे पहले माइनर आना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेजर आ गया। उसके बाद में रीनल पेल्विस, जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बताई है, और उसके बाद में ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, यूरेटर हो जाती है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब ये गलत क्यों है, देखिए आप, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बिल्कुल ठीक बात है, डक्ट ऑफ बेलेनी सही है, रीनल पेपिला सही है। उसके बाद कह रहा है मेजर कैलिक्स पहले आएगा ना, पहले माइनर आएगा जी, बिल्कुल। तो ये बात क्या हो गई अपनी, गलत। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, रीनल पेपिला, डक्ट ऑफ बेलेनी, माइनर, मेजर, उसके बाद रीनल पेल्विस और यूरेटर। ठीक है, इसकी अगर बात कर ले तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी बनेगा, फिर रीनल पेपिला पहले दे दिया डक्ट ऑफ बेलेनी से, ये गलत हो गया। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद डक्ट ऑफ बेलेनी, उसके बाद में मेजर आ गया, फिर माइनर, फिर से गलत हो गया, पहले क्या आना चाहिए था, माइनर। बिल्कुल बिल्कुल, तो करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट 8 लिखा है कि कुछ एनिमल हैं, जैसे रेप्टाइल है, बर्ड्स हैं, स्नेल है, लैंड स्नेल है, लैंड स्नेल और इंसेक्ट है। तो इसमें कितना जो है वो मिनिमम लॉस के साथ में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कर रहे हैं, मतलब यूरिकोटेलिज्म जिसको अपन बोलते हैं, बिल्कुल, जिसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। और ये जो है टेरेस्ट्रियल ड्राई एनवायरनमेंट का अडेप्टेशन है, ठीक है। एनिमल एनर्जी को खर्च करके, मतलब एटीपी को खर्च करके नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया को पहले यूरिया में और यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उनको बचाना पड़ता है वाटर। बिल्कुल, तो वाटर को बचाते हुए, एनर्जी को खर्च करते हुए ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। और इसमें कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे इंडिविजुअल है, ये एनिमल होते हैं, रेप्टाइल ऐसे होते हैं, ठीक है, बर्ड्स भी ऐसे होते हैं, लैंड स्नेल भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं। बिल्कुल, तो आंसर फोर्थ चला जाएगा। इसमें एक चीज और याद रख लें आप, अगर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे फ्रेश वाटर एनिमल हो गए, तो एलिमिनेशन अमोनिया के रूप में होगा, तब वो एनर्जी बचाएंगे। बिल्कुल। और अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आ गई, वाटर की अपन ये भी नहीं कह सकते बहुत ही ज्यादा कमी है, तो उस केस में यूरिया का एलिमिनेशन, जैसे हम लोग, बिल्कुल। और जो एरियल हैबिटेट के जो एनिमल्स होंगे या कुछ टेरेस्ट्रियल ड्राई कंडीशन में पाए जाने वाले, उनको वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा नीड है, तो वो एनर्जी को कंज्यूम करते हुए फिर वाटर का कंजर्वेशन वो करवाते हैं, और एलिमिनेशन किस रूप में करवाते हैं, यूरिक एसिड के रूप में। अरे ठीक है भाई, चले आगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन से, दो टाइप के होते हैं, एक तो कहला गया जक्स्ट्रामेडुलरी, एक कहला गया कॉर्टिकल, दोनों को हम लोग बिल्कुल। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बच्चों को बताएं, जैसे ये किडनी का डायग्राम अपने बनाया क्यों, और ये इसका रीनल पिरामिड कहलाया था जैसे। अब एक सेक्शन काट लिया मैंने, ये वाला, इस सेक्शन को मैंने 90 डिग्री टिल्ट कर, जैसे ऐसे सेक्शन है ना, इसको यूं करके दिखा दिया आपने। तो ये सर आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो, ये वाला रीजन इनर कॉर्टेक्स हो जाएगा, फिर ये वाला रीजन जो है ये अपना मेडुलरी पार्ट हो जाता है। तो मेडुला हो गया, रीनल मेडुला, ये कॉर्टेक्स कहला गया, कॉर्टेक्स में आउटर कॉर्टेक्स और ये इनर कॉर्टेक्स। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं दो नेफ्रॉन कौन से हैं। एक नेफ्रॉन तो ऐसा है जिसका बाउमन कैप्सूल आउटर कॉर्टेक्स में पाया जाता है, एक नेफ्रॉन ऐसा है जिसका बाउमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, इनर कॉर्टेक्स पर। तो आउटर कॉर्टेक्स पर, इनर कॉर्टेक्स पर जी। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर ये पीसीटी हो गया और ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है, और ये इसका डीसीटी रीजन कहला गया। फिर ये किस में ओपन हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है। यहाँ अगर बात करें तो पीसीटी रीजन, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने को ऊपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीसीटी कहाँ पाया जाएगा यतेंद्र सर, कॉर्टेक्स में। तो इनर कॉर्टेक्स रीजन पर बाउमन कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी हो गया। लूप ऑफ हेनले वेरी डीप इनटू दी मेडुला प्रेजेंट होता है यहाँ पर, क्यों, उसके बाद ये डीसीटी पार्ट वापस कॉर्टेक्स में आ जाएगा और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर रन कर जाएगी। तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं इनको जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं। मैक्सिमम नेफ्रॉन 85% कौन से होते हैं, कॉर्टिकल होते हैं, जबकि 15% कौन से होते हैं, जक्स्ट्रामेडुलरी होते हैं जी। और जो यूरिन की कंसंट्रेशन मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका कहलाता है, जो 15% जक्स्ट्रामेडुलरी है उनका इंपॉर्टेंट रोल कहलाता है। इसका मतलब जिनकी लूप ऑफ हेनले बड़ी होगी वो कंसंट्रेशन मैकेनिज्म मतलब ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। और कंसंट्रेशन मैकेनिज्म के लिए जो वर्ड काम में लिया एनसीईआरटी ने वो याद रखना है बच्चों को, काउंटर करंट मैकेनिज्म।
ठीक है। मतलब जो डेजर्ट में जो एनिमल हैं उनको वाटर कंजर्व करने के लिए, वाटर कंजर्व करना है उनको फैलने काफी लंबे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है किसके लिए, उधर वाले के लिए, जक्स्टा मेडुलरी। ये कौन सा है, जक्स्टा मेडुलरी है। कितने होते हैं, 15% ही पाए जाते हैं, ठीक है। देयर ग्लोमेरुलाई आर प्लेस्ड क्लोज टू इनर मार्जिन ऑफ द कॉर्टेक्स। बिल्कुल ठीक बात है, कॉर्टेक्स का इनर मार्जिन ये आउटर है, ये इनर है जी, तो ये बात तो ठीक हो जाएगी। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले आर प्लेस्ड डीप इनटू द मेडुला, गहराई में प्रेजेंट होता है। एसोसिएटेड विद वासा रेक्टा, वासा रेक्टा इसी से बिल्कुल, तो उधर वासा रेक्टा मिलेगी, इधर वासा रेक्टा नहीं पाई जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, रिड्यूस हो जाती है। दे आर मोर कॉमन अबाउट 85% ना, कॉर्टिकल का होता है, ये कॉर्टिकल होता है, 15% हो जाता है कौन, जक्स्टा मेडुलरी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना क्या चला जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 10 जी सर। इनकरेक्ट देखना है ऑर्गेनिज्म और उनके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो जैसे राउंड वॉर्म की बात एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के लिए, राउंड वॉर्म जो है उसके अंदर एच शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको रिनेट सेल बोला गया है। तो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो है उनकी बॉडी के बाहर की तरफ ओपन होती है, जैसे एस्केरिस है, इसी एक्सक्रीटरी पोर से बाहर रिलीज हो गया। और ये इन्होंने एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में एक्ट करती है। इसमें एक चीज और याद रखनी है बच्चों को, जो रेनेट सेल बोला एस शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 तो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल कैनाल कहलाती है जी। तो ये वाला जो है वो करेक्ट हो गया। प्लेन एरिया प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल भी कह सकते हैं, और फ्लेम सेल, ठीक है, ये भी सही है। मतलब दोनों ही एक्सक्रीशन विद ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया कह सकते हैं। क्रस्टेशियन लाइक कौन, ये ऑर्थोपोड्स में है, एंटीनेरी ग्लैंड होती है, ठीक है। इसको ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थवॉर्म जो है सुनील जी उसके अंदर नेफ्रिडिया हो जाएंगी 3 टाइप के, बिल्कुल। और मैलपिजियन ट्यूब्यूल जो है वो आपका ऑर्थोपोड में इंसेक्ट का, बिल्कुल। तो अर्थवॉर्म के लिए क्या आना चाहिए था यहाँ पर, नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया के 3 टाइप आपने बताए, 3 टाइप एनसीईआरटी में दिया, जैसे सेप्टा के ऊपर पाया जाएगा, सेप्टल स्किन में पाया जाएगा, इंटेगुमेंट्री, बिल्कुल बिल्कुल, और एक आपका जो है फेरिंगियल नेफ्रिडिया जो फेरिंक्स रीजन में प्रेजेंट हो जाएगा। 2 टाइप के होते हैं, एक तो एक्सोनेफ्रिक और एक एंडोनेफ्रिक। हाँ, जो बॉडी के बाहर ओपन होंगे वो एक्सोनेफ्रिक, और जो एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होंगे वो एंडोनेफ्रिक कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन नॉट रिलेटेड टू एडीएच। एडीएच से कौन सा रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब अपने को पता था, इसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये तो तब सीक्रेट होगा जब डायूरेसिस ज्यादा होगा, इसका मतलब ये डायूरेसिस को रोकने का काम करेगा। अब वो रोकेगा कैसे, परमिएबिलिटी बढ़ा देता है ये डीसीटी रीजन और कलेक्टिंग डक्ट की, ठीक है। वहां पर स्मॉल पोर्स क्रिएट ये करवा देता है, पोर्स की साइज को बढ़ा देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। फिर वेजोकंस्ट्रिक्शन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एडीएच जो है ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, बिल्कुल ठीक बात है, तो बढ़ाने का ये काम करेगा। इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय, वेजोकंस्ट्रिक्शन भी करवा रहा है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवा रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, तो ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो अगर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है ये भी बढ़ेगी, नो डाउट, सही बात है। द रिलीज ऑफ एडीएच इज ट्रिगर्ड व्हेन द ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड बिकम लेस देन ना, एडीएच तो तब रिलीज हुआ था जब ऑस्मोलिटी बढ़ गई थी, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है एक सेट पॉइंट से 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा हो जाती है। तो वो जो लेस आया है ना, उस लेस की जगह, लेस की वजह से, लेस को गोला कर देते हैं वहां पर, इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। रॉन्ग ही पूछा है अपने से, तो आंसर ये चला जाएगा। चौथा और देख लेते हैं, एडीएच मेक्स द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट मोर परमेबल टू द वाटर। ये पहला स्टेटमेंट अपना कह रहा था, सही है, एक्वापोरिन बना देते हैं, एक्वापोरिन, जो स्मॉल पोर्स बनते हैं वो एक्वापोरिन कहलाते हैं। नेक्स्ट 12, करेक्ट फंक्शन देखना है मसल जो मिक्चुरेशन में इन्वॉल्व है, बता चुके हैं शुरुआत में, ठीक है। मतलब डेट्रूसर मसल जो डेट्रूशन करती है, ठीक है, यूरिन को पुश करती है, तो ब्लैडर की वॉल वाली कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और स्फिंक्टर मसल में रिलैक्सेशन हो जाएगा जी। तो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर ये रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ इंटरनल स्फिंक्टर तो कॉन्ट्रैक्ट बोला है, ये गलत हो गया। यहाँ डाल्टोज मसल, ये डाल्टोज मसल तो स्क्रोटम से रिलेटेड थी जी, बिल्कुल, जो टेम्परेचर रेगुलेशन करवा रही थी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो जरूरी है, स्पर्मेटिक कोड के साथ है ना, उनको ऊपर की तरफ पुश कर, तो ये किससे स्क्रोटम से रिलेटेड है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये भी स्फिंक्टर की दोनों ही मसल रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ब्लैडर की वॉल, बिल्कुल, और ब्लैडर की वॉल डिट्रूसर कहलाती है, पहले बता दिया आपको। 13,
इफ द पीसीटी लाइन बाय सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये टाइप आपको याद रखना है जो हिस्टोलॉजी के दौरान हमने बताया भी था आपको, इज कट फ्रॉम ए नेफ्रॉन, हाउ विल इट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर ये सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर जो है ना वो एक अडेप्टेशन है किसका, मोर रीअब्जॉर्प्शन का। क्यों? तो यूरिन फॉर्म्ड विल बी मोर डाइल्यूट, क्योंकि पीसीटी के इस पार्ट को हटा दिया और ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवा 70% के आसपास। बिल्कुल, तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो ही नहीं पाया तो ज्यादा डाइल्यूट यूरिन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अपने को पूछा क्या है, हाउ विल इट अफेक्ट, तो यूरिन फॉर्म्ड विल बी मोर डाइल्यूट हो जाएगा। आगे देख ले फिर भी क्या है, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर विल नॉट, ये डीसीटी से होता है, ये डीसीटी का कैरेक्टर कहलाता है। सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+, K+, NH3 विल स्टॉप, ये डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से भी हो रहा है। हाँ, वहां भाई से भी 3 हो रहा है। जगह से होता है तो इसको हटाए तो बाकी 2 जगह से भी तो हो रहा है, बाकी 2 जगह से तो और हो ये जाएगा। नहीं है। तो एक तो पीसीटी में होता है ये दिन ऐसा, एक डीसीटी में होता है, और थर्ड पार्ट अगर बच्चों को और बताएं तो इसमें कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा। क्या कलेक्टिंग डक्ट, मतलब लूप ऑफ हेनले को कंसीडर नहीं करना है। लूप ऑफ हेनले जो है, लूप ऑफ हेनले में 2 बातें याद रखनी है आपको। ये लूप ऑफ हेनले है जैसे, क्यों, ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया, ये असेंडिंग पार्ट कहला गया, ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है फिर, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग वाला पार्ट तो वाटर के लिए परमिएबल कहलाता है, यहाँ से बाहर क्या आ सकता है, पानी बाहर आ सकता है भैया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल कहलाता है, यहाँ से Na+ और उसके पीछे पीछे फिर Cl-, ठीक है, Na+ और Cl-, ये मूवमेंट हो गया, क्लियर। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप तो पानी के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। असेंडिंग हेनले लूप जो है इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो परमिएबल है, पानी के लिए इम्परमिएबल बन जाएगी। तो आंसर अपना कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट ही चला जाएगा। चले आगे, अगला ये और नहीं देखा आपने, काउंटर करंट मैकेनिज्म विल स्टॉप एंड फिल्ट्रेट, वो तो लूप ऑफ हेनले का फंक्शन कहलाता है, ठीक है। 14 जी सर। अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है यूरिन के लिए, तो यूरिन के अंदर जो है सोडियम आयन होते हैं, क्रिएटिनिन भी होता है, प्यूरिक एसिड भी होता है, लेकिन पस नहीं होता है। बिल्कुल, और पस की अगर प्रेजेंस देखी जाती है तो इसको पाईयूरिया कंडीशन कहा जाता है। और पाईयूरिया जो है यहाँ पर WBC जो है वो रिलीज आउट हो जाती हैं थ्रू दी यूरिन, और ऐसा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है या फिर किडनी का इन्फेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है जी। ये जो हिपुरिक एसिड की बात कर रहे हैं ये बेंजोइक एसिड से बनने वाला सब्सटेंस कहलाता है। और बेंजोइक एसिड किससे बनेगा, ज्यादा फिनोलिक सब्सटेंस अपन कंज्यूम करते हैं तो उन ज्यादा फिनोलिक सब्सटेंस के कंजप्शन से जो है ज्यादा क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, ज्यादा बेंजोइक एसिड बनेगा तो ज्यादा हिपुरिक एसिड बनेगा। और ये फिनोलिक सब्सटेंस कौन से कहलाते हैं, जैसे टी का इंटेक कहलाता है, ठीक है, फ्रूट का जो जूस होता है इसमें भी फिनोलिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं तो वहां पर हिपुरिक एसिड जो है वो ज्यादा बन जाता है, मतलब एक मेटाबोलाइट है ये मेटाबोलाइट हो गया जो रिलीज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चले आगे 15 जी सर। यहाँ पर इस फिगर से रिलेटेड बात की कि एरो इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन को, और ये इंडिकेट कर रहे हैं सिक्रीशन, सिक्रेशन, ठीक है। तो ये किस रेस्पेक्ट में है, तो ये यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें कि ये एक तो आपके एनसीईआरटी में पीसीटी में दिया है, और इस वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें यहाँ पर लूप वो आपका बोमेन कैप्सूल है सुनील जी, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितना परसेंटेज NaCl का रीअब्सॉर्ब हो रहा है उतना ही उसके पीछे पीछे वाटर भी मूव करता है, और यही वो कारण है कि यहाँ पर आइसोटोनिक रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आइसोटोनिक जी सर आगे। तो सुनील जी जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसमें ऑस्मोलैरिटी 300 थी, ठीक है, और कैप्सुलर फ्लूइड में भी 300 थी, और क्योंकि 70% अगर NaCl बाहर जा रहा है तो उतना ही वाटर बाहर मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जितना सोल्यूट गया उतना ही सॉल्वेंट चला गया। तो ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी पे इस कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है जो फिल्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी है जो 300 हो जाएगी उसमें। तो ये एक चीज याद बच्चे रख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, तो 300 हो जाती है जी। और जो लूप ऑफ हेनले है उसमें पहुंचने के बाद उसके बाद फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी बढ़ना चालू होती है 300 से 400 500 600 और डीप इनटू द मेडुला ये 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर डिसेंडिंग लिम्ब में बढ़ती जा रही है, हाँ, और असेंडिंग में बढ़ती जा रही है, चली जाएगी वापस, ठीक है। है। तो यहाँ पर अपन आंसर कर लेंगे फिर पीसीटी और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक किस रेस्पेक्ट में, ब्लड के रेस्पेक्ट में, ब्लड के रेस्पेक्ट में जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
और इसमें खास बात एक आपको ये और रखनी है भैया कि यहाँ पर K+ जो है ना जी ये आउटवर्ड मूवमेंट दर्शाया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में डीसीटी में K+ इनवर्ट दर्शाया हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा K+ का, होगा तो सही, लेकिन मैक्सिमम K+ कहाँ, पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होगा। हाँ। और इसका सिक्रेशन भी होता है, इसका secretion। उसको दिखा नहीं रखा लेकिन लिख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनील जी एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि द एरो इलस्ट्रेटेड इन द फिगर बिलो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन, तो ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं पीसीटी हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द फिल्ट्रेट एयर बिकम आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा तो अपना 300 ऑप्शन नंबर अपना कौन सा चला गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, find out the mismatch with respect to abnormal constituent of the urine and physiological condition of the patient। कीटोन बॉडी की अगर बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस, बिल्कुल ठीक बात है। बाइल पिगमेंट, हेपेटाइटिस, नो डाउट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर की बात हो जाएगी यहाँ पर। प्रोटीन, कंजप्शन ऑफ प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन तो फिल्ट्रेट होता ही नहीं है भैया, और ये कह रहा है कि एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट यूरिन का बोल रहा है, इसका मतलब ये बात गलत हो जाएगी। यही पूछा अपने से, मिसमैच पूछा है, तो ऑप्शन नंबर मतलब ऐसा नहीं है कि डाइट में अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा ले तो वो यूरिन से फिल्टर होगा। हाँ, यूरिन से फिल्टर नहीं होगा। और क्रिएटिन की अगर बात करें तो मायोपैथी जो कंडीशन है वो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है, किसके, मसल्स के, और ऐसी कंडीशन में क्रिएटिन का अमाउंट जो है वो भी बढ़ जाता है। क्यों? नेक्स्ट 17, if ANF level rise in blood, okay, then atrial natriuretic factor will work to do all the following action। मतलब ये जब भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है और ब्लड प्लाज्मा जो है वो हाइपोटोनिक हो गया है, ठीक है, और हाइपोटोनिक हो गया है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। और ऐसे में हाइपोटोनिक ब्लड का वॉल्यूम जब बढ़ता है तो ऐसे में जब ब्लड का फ्लो हो रहा है तो एट्रियल वॉल जो है एएनएफ को रिलीज कर रही है, और इसको रास सिस्टम को डीएक्टिवेट करना है। इसका मतलब एएनएफ रिलीज हुआ है तो इससे ठीक पहले रास मैकेनिज्म चला है, वो चला है, और रास मैकेनिज्म चला है, इसका मतलब से ऐसा हुआ है, रास मैकेनिज्म चला है, इसका मतलब डाइल्यूट यूरिन ज्यादा बना है। और रास मैकेनिज्म इसलिए चला था क्योंकि उस समय जो है ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या हो गई थी, ज्यादा, एक सेट पॉइंट 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से बढ़ गई थी, है ना? जी सर। तो यहाँ पर जो एएनएफ का लेवल इंक्रीज हुआ वो सब कुछ टास्क करेगा किस एक को छोड़ के, तो उसकी बात कर लेते हैं। डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम टू नॉर्मलाइज इट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। बिल्कुल सही है कि अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ा है तो एक्सेसिव वाटर को अगर फिल्टर करके अगर उसको रीअब्जॉर्ब कम किया जाए तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो जो बॉडी के बाहर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक भाई बात सर्दियों में जब अपन लिक्विड इंटेक करते हैं तो स्वेटिंग कम होती है सर्दियों में, ठीक है, तो यूरिन वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है, ठीक है, और इसीलिए उसको नॉर्मल करने के लिए जो है यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। यूरिन सर्दियों में 3 से 4 लीटर हो जाता है, बढ़ जाता है, और गर्मियों में इसका उल्टा होता है, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो यूरिन वॉल्यूम जो है सर्दियों में गर्मियों में कम हो जाता है, कम हो जाएगा। जी, ठीक है आपने, तो पहले वाला जो वो सही, ठीक है। फिर देखते हैं स्टिमुलेट द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में, इसको तो ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट इसके अगेंस्ट चलेगा, अभी अभी बात की थी अपन ने, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, फिर लिखा इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ सोडियम। बिल्कुल सही है, सोडियम जो है उसका एलिमिनेशन करेगा, तो अगर सोडियम का एलिमिनेशन हो रहा है तो उसके पीछे पीछे वाटर का भी एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल, जिधर सॉल्यूट जाएगा उस तरफ सॉल्वेंट जाएगा, क्योंकि सोडियम अगर इधर गया इसका मतलब यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और उसको फिर बैलेंस करने के लिए पानी अंदर की ओर आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन अल्टीमेटली। और ये एक वैसोडाइलेटर है, और इससे जो है वो नेफ्रॉन की तरफ जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें भी मतलब ये बॉडी के अंदर दूसरी साइड जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो वेजोडाइलेटर बिल्कुल ठीक है, और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज भी करवाएगा, ब्लड वेसल में डायलेशन आएगा तो प्रेशर जो उसके वॉल पर लगेगा वो भी कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर अपना मिसमैच कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, एडीएच हो गया, और आपका जो एंजियोटेंसिन हो गया वो तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर हो गए, ठीक है, और यहाँ पर एएनएफ के लिए बच्चों को याद रहे वेजोडाइलेटर हो जाता है। जी, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट अकर इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, लूप ऑफ हेनले, डायरेक्ट आंसर चला जाएगा, पहले समझा दिया बच्चों को, तो लूप ऑफ हेनले चला जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 19, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज ग्रेटेस्ट
8U शेप है ना, तो जो अपनी लूप ऑफ हेनले उसके अंदर अपन ने बात की कि डिसेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर जो 1200 के आसपास हो जाएगी, और असेंडिंग में जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो ऑस्मोलिटी वापस घटने लग जाएगी, क्योंकि NaCl बाहर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्यों बढ़ी, क्योंकि वाटर बाहर जा रहा है, मतलब रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए बढ़ रही है। तो यू जो हेयरपिन लूप है वहां पर पूछा है कि कितनी कंसंट्रेशन हो जाती है, तो वो 1200 के आसपास हो जाती है। तो करेक्ट आंसर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, following four statement are related to regulation of the kidney function, all of the following statement are correct except, इसका मतलब अपने को wrong का पता करना है। रेनिन रिलीज फ्रॉम जेजी सेल ड्यू टू फॉल इन जीएफआर, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात है। तो रेनिन कब रिलीज हुआ था, जब ऑस्मोलरिटी बढ़ने लग गई थी। क्यों? रास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, रास मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करवा रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा। एएनएफ अपोजेज रास इन इट्स सेक्शन, सही है। ऑस्मो ये रिसेप्टर होना चाहिए, osmo receptor in the body are deactivated by change in blood volume and osmolality, एक्टिवेटेड होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये डीएक्टिवेटेड की वजह से रॉन्ग हो गया, आंसर भी अपना 4 चला जाएगा। नेक्स्ट 21, which part of nephron is called concentrating segment? तो diluting segment सुनेंगे और concentrating segment तो अभी कई बार बता चुके हैं, ये concentrating segment और ये diluting segment, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ, कंसंट्रेट करना है ना फिल्ट्रेट को, इसका मतलब पानी को बाहर आना है, पानी को बाहर आना है, इसका मतलब डीप में यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, हाईली कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट बने जाता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। 22, काउंटर करंट मैकेनिज्म प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग ए कंसंट्रेटेड यूरिन, बिल्कुल अभी वही बात चल रही थी अपनी। हियर काउंटर करंट मींस, इन काउंटर करंट का मतलब हो गया यतेंद्र सर जी, अगर बात करें जैसे ये तो हो गया मेरा लूप ऑफ हेनले जी, और ये इसके सराउंडिंग में होगी वासा रेक्टा, ये इसके सराउंडिंग में हो जाती है वासा रेक्टा। तो यहाँ पीसीटी पार्ट था, यहाँ पर फ्लो फिल्ट्रेट का किस प्रकार कहला रहा है, ये तो डिसेंडिंग में हो गया जी, और ये इसका असेंडिंग में हो गया। काउंटर करंट का मतलब होता है ऑपोजिट फ्लो, तो लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्ब में ऑपोजिट फ्लो है, और यहाँ वासा रेक्टा में अगर फ्लो की बात कर लूं मैं, तो यतेंद्र सर वासा रेक्टा में ये वाला फ्लो कहलाएगा जी, क्यों जी जी, और ये असेंडिंग वासा रेक्टा बन जाएगी जी जी, ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा है। वासा रेक्टा की दोनों लिम्ब में भी ऑपोजिट फ्लो, हेनले लूप के भी दोनों लिम्ब में ऑपोजिट फ्लो, और हेनले लिम्ब का असेंडिंग और वासा रेक्टा का डिसेंडिंग, इन दोनों में भी क्या है, ऑपोजिट फ्लो है। और इधर भी अगर बात करें तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा, वो डिसेंडिंग हेनले लूप और असेंडिंग वासा रेक्टा, इन दोनों में भी क्या है, ऑपोजिट फ्लो। तो ये जो ऑपोजिट फ्लो होता है ये हमेशा एक ग्रेडियंट बनाकर रखता है, ठीक है। हाई ग्रेडियंट या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट इजीली हो सकता है, तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने का मेन अहम रोल किसका हो जाएगा, इनका ये ऑपोजिट फ्लो बन जाता है। तो काउंटर करंट में क्या हो जाएगा, फ्लो फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ हेनले लूप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सही बात है जी। फ्लो ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये दोनों लिम्ब, ठीक है, in opposite direction and also opposite to the urine filtrate flow, तो इन दोनों लिम्ब में जो है वो यूरिन का फिल्ट्रेट फ्लो जो है उसके भी ऑपोजिट, बिल्कुल सही है ये भी। फ्लो ऑफ आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन पीसीटी एंड फ्लो ऑफ हाइपोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन, ऐसा कोई स्टेटमेंट मतलब ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई रिलेशन है भी नहीं। और बोथ 1 और 2 तो मैंने पहले ही टिक लगा दिया है आपको, तो दोनों ही करेक्ट आंसर चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जी सर, Which of the following is not common है ना, in cortical and juxtamedullary nephron? अभी जो कंपैरिजन किया था दोनों में क्या कॉमन जो है वो पीसीटी डीसीटी है ना, वो मेन कैप्सूल हो गए, ठीक है। लेकिन वासा रेक्टा जो है वो जिनके अंदर लूप ऑफ हेनले काफी लंबे होते हैं उनसे एसोसिएटेड होते हैं, बिल्कुल। वासा रेक्टा की प्रेजेंस juxtamedullary nephron और हाईली रिड्यूस्ड वासा रेक्टा या एब्सेंस ऑफ वासा रेक्टा कहां देखा जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जी। तो रिनल कॉर्पल्स तो दोनों में, वोमेन कैप्सूल और मेल पिजन बॉडी बना रही है, ठीक है। कॉलम ऑफ बर्टिनी जो है वो दोनों में ही है, हां। कलेक्टिंग डक्ट जो ओपन हो रही थी ना मेजर कैलिसेज में, वो कहलाती है जी, मतलब जो आपके रिनल पेपिला मतलब दोनों जो के आपके पिरामिड उनके बीच वाला जो ये पार्ट है, ठीक है ना, कॉलम ऑफ बर्टिनी, वो तो दोनों में इसी रिलेटेड है, ठीक है। और पीसीटी दोनों में होती है, तो वासा जो रेक्टा है वो केवल एक में है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वासा रेक्टा एक मेजर डिफरेंस बन जाता है दोनों टाइप के नेफ्रॉन का। नेक्स्ट
24 जी मैच करना है ये तीन सर। डेफिकेशन ये कौन सा excreta के लिए अनडाइजेस्टेड फूड, जी, जी, जी। तो सेकंड दे दें इसको। जी एक्सक्रीशन ये कौन सा हो जाएगा एक्सक्रीशन इसमें, Excretion में ये हो जाएगा ये एक ये मिनट, हाँ मेटाबॉलिक वेस्ट आ गया ना, जी। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो इसमें ये वाला। ये थर्ड बन जाएगा, इसका डायरेक्ट बन जाएगा थर्ड। मिक्सचुरेशन ये फोर्थ बन जाएगा। तो आंसर 2 1 3 4 2 1 3 4 पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये। बिल्कुल 25 जी सर। यहाँ पर जो है मेल्पिगियन बॉडी जो है या हम्म। मेल्पिगियन कॉर्पल्स को रिप्रेजेंट किया है, ठीक जिसमें है। ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुलाई और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। यहाँ एक ये तो सर एक चीज बच्चों को याद रखनी है, जी इसको अपने एफरेंट कहा है ना, जी ये एफरेंट है और ये वाली इफरेंट है, इफरेंट ठीक है। तो एक तो बच्चा एफरेंट और इफरेंट में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन लाता है और कौन ले जाता है। तो एबीसीडी में पहले ए आता है और बाद में ई आता है, तो पहले लाना जरूरी है तभी तो बाहर ले जाएगा ना। ये एग्जिट भी याद रख सकते हैं, हाँ ई फॉर इफरेंट या ई फॉर एग्जिट ऐसे याद रख एग्जिट। लें। और इसमें इसका Diameter। डायमीटर ज्यादा है, हाँ हाँ इसका डायमीटर कम है। बिल्कुल, ये मोर डायमीटर है, ये लेस डायमीटर है, इसके कारण यहाँ एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर के कारण फिर फिल्ट्रेशन होगा, जिसको अफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इस नाम से भी जाना जाता है जी। और जो एडीएच वैसो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो यही कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन होते ही ब्लड लंबे टाइम तक रुकेगा, बिल्कुल। जीएफआर बढ़ेगी। हाँ, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर लगेगा, इफरेंट के ऊपर लगेगा जी। हाँ, तो ये ग्लोमेरुलाई होगी सुनील जी, ठीक है। और बोमेन कैप्सूल में ये अपन कह सकते हैं इनर एपिथेलिया होगी इसकी, और ये आउटर, इसको विसरल पैराइटल भी हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल, दिस वन इनर होगी जी। ये वाली इनर ये इनर है और ये आउटर है, ठीक है। तो ये और ये मिलकर के यहाँ पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना रही है। ओके। तो इसमें पूछा क्या है कि मार्क द एग्जैक्ट रीजन फ्रॉम वेयर पोडोसाइट अराइज। पोडोसाइट कहां से अराइज होती है, तो इनर से, और वो बिल्कुल। आपका डी वाला पार्ट हो गया, ओनली डी हो जाएगा, ओनली डी हो जाएगा। और अगर रिलेशन पूछ लेता कि वो साइट बताइए जहां पर पोडोसाइट कनेक्टेड हैं, तो फिर इसमें डी भी हो जाता और फिर इसमें ए का पार्ट भी आ जाता, क्योंकि अपन ने कहा था पोडोसाइट के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जिनको पेडिकल कहा जाता है वो अटैच्ड रहते हैं किससे, इन कैपिलरी से। अरे ठीक भैया, और ये नेक हो गई, ये नेक रीजन हो गया इसका। एपीसीटी स्टार्ट हो गया, माइक्रोविलाई नजर आ रहा है। बिल्कुल, ब्रेस्ट बॉर्डर अपीयरेंस, क्यूबॉइडल एपिथेलियम याद रखना आपको। नेक्स्ट 26 इन यूरिया ऑर्निथिन साइकिल which step occur in the presence of arginase to yield the तो इसमें urea। सुनील जी ऑर्निथिन साइकिल के रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी हालांकि नहीं दी है, तो बिल्कुल। बच्चे फिर भी थोड़ा सा सिंपल इस पे क्वेश्चन याद रख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि ये कहाँ कैरी आउट हो रहा है, तो बिल्कुल। लीवर में कैरी आउट हो रहा है, हम्म, और ये ब्लड से किन्ने रिमूव कर रहा है, ब्लड से बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन बताए, हम्म। तो ब्लड से ये अमोनिया और CO2 को रिमूव कर रहा है। क्योंकि ऑर्निथिन साइकिल वो साइकिल है जो ब्लड की अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करवाती है, यूरिया में कन्वर्ट और उस करवाती कन्वर्जन में सुनील जी CO2 का मॉलिक्यूल ऐड होता है उसमें। है, ऐड होता है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें जो है एटीपी भी खर्च होती है, ठीक है। और इसमें जो हिपेटोसाइट है हम्म। उसके साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में ये प्रोसेस होता है। ठीक है। बाकी पूरा मेटाबॉलिक साइकिल बच्चों को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। हम्म। फिर भी ये एंजाइम वाला जो है वो क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है, हम्म। तो उसमें बच्चे सीधे याद रख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल। जब यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है, हम्म। तो उस वक्त यूरिया का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो उस दौरान आर्जिनिन जो है उसको ऑर्निथिन में चेंज करने के लिए आर्जिनेज जो है वो हेल्प करता है। आर्जिनेज, और क्या बन जाएगा, ऑर्निथिन जी। ऑर्निथिन, और बदले में क्या निकल जाएगा यहाँ पर, CO2 वो सॉरी यूरिया यूरिया जो है यूरिया ये रिलीज आउट हो जाएगी। और सवाल ये भी बन जाता है कि वो प्रोडक्ट ऑर्निथिन साइकिल का कौन सा है जो वापस एट द एंड ऑफ साइकिल ऑब्टेन्ड होता है, वो ऑर्निथिन ही कहलाता है। मतलब ये साइटोप्लाज्म से वापस माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये हो गया कि ब्लड से किन दो को रिमूव किया जा रहा है, NH3 और CO2। और ये कौन सी सेल में हो रहा है, हेपेटोसाइट में हो रहा है, लीवर के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो तीन सवाल यहाँ से बन सकते हैं थोड़े से डिटेल के। नेक्स्ट 27 juxtaglomerular cells secrete enzyme renin। जी। बिल्कुल ठीक बात है। इट परफॉर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, क्या काम नहीं करेंगे। तो अपने को पता है रेनिन रास मैकेनिज्म चलाएगा, और रास मैकेनिज्म में ब्लड प्रेशर मॉड्यूलेट होता है, रीनल ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ाया जाता है, GFR को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इंक्रीज RBC सिंथेसिस, ये इसका फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक्चुअल में जो जेजी सेल है वो रेनिन बना रही है, हम्म। और वही एनसीईआरटी लिखा इरिथ्रोपोइटिन बना रही है। Erythropoietin। जेजी सेल इरिथ्रोपोइटिन से जरूर कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रेनिन से नहीं कर सकती। रेनिन से नहीं कर जी। सकती। और यही बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जेजी सेल जो है वो एंजाइम इरिथ्रोपोइटिन बना रही है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज हो जाएंगी, तो एक्सेप्ट
तो किसकी बात कर लेंगे यहाँ पर, ये चीज हो जाएगी, बाकी तीनों नहीं होगी। तो इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी का फॉर्मेशन तो करवा देगा, लेकिन बाकी की चीजें नहीं करवाएगा। चले आगे 28। ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ एनिमल टू एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन, मतलब ऐसा एनिमल जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है, ड्राई कंडीशन में, जीरोफिटिक हैबिटेट, बिल्कुल, और उसको अपने बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा, और उसके लिए उसकी बॉडी में जो किडनी उसमें नेफ्रॉन की में जो लूप ऑफ हेनले है उसके लेंथ का ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म में जितनी लेंथ ऑफ हेनले की लूप बड़ी होगी, और वासा रेक्टा पता ही है उसी में ही पाया जाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप में, तो वहां पर कंसंट्रेशन तो लॉन्गर हेनले लूप भी हो गए, ठीक है, स्मॉलर होना नहीं है, और ऐसे केस में जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो करेक्ट आंसर 4 चला जाएगा। जाएगा। नेक्स्ट 29 है, ADH is triggered when osmoreceptor in hypothalamus detect an increase in the osmolality of the blood above a set point। बहुत बार बता दिए ये स्टेटमेंट, NCERT की लाइन है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। नेक्स्ट 30। यूरिया इज एडेड टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेडुला बाय डिफ्यूजन आउट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, है ना, इट रीएंटर, तो ये भी अपने शुरुआत में बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया था, ये लूप ऑफ हेनले, और फिर मतलब ये कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, तो इसके टर्मिनल एंड से यूरिया जो है वो निकल रहा है, जिसको हम लोगों ने मेडुलरी इंटरस्टिशियम बताया था, जो यहाँ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाएगा, फिर असेंडिंग के थिन में वापस एंट्री करता है, ठीक है, और इस तरीके से वो सर्कुलेट होता रहता है, और ये जो है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में लोअर साइड 1200 मिलीऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बिल्कुल NaCl के साथ। तो ये भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन कौन बना कर रखता है, या हाई ऑस्मोलैरिटी का कारण क्या है, NaCl और यूरिया बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट हो जाएगा डिफ्यूजन इनटू असेंडिंग थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो रीएंटर पूछ रहे हैं, बिल्कुल रीएंटर, और ये पूछते था कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कहां से आया है, तो फिर डिसेंडिंग पार्ट आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट का। एक्टिव नहीं होगा ये, क्योंकि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ, वो पैसिवली होते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट 31 जी। इफ द फिल्ट्रेट प्रेशर इज 10 mmHg, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर इसकी बात करें तो ये सर एक फार्मूला बच्चों को याद बिल्कुल, रखना है, और सुनिए एक साथ दोनों क्वेश्चन है ना, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस BCOP ब्लड कोलोइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जी, ठीक है। और नॉर्मली अगर बात करें जितेंद्र सर, तो पहले इस क्वेश्चन को तो बाद में देखेंगे, जो नॉर्मल कंडीशन के दौरान चलेगा वो कितना होगा, GHP होता है जितेंद्र सर कितना, 60 mmHg, वैसे ये 75 तक जा सकता है, बिल्कुल 60 से 70 कह सकते हैं, बिल्कुल। BCOP की बात करें तो ये होता है 32 mmHg, CHP की बात करें तो ये होता है 18 mmHg। इसका मतलब ये कैलकुलेशन अपनी आता है 60 - 50, और ये कितना होता है 10 mmHg। तो 10 mmHg वो प्रेशर है जिसके कारण पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपनी कितनी आती है, 125 ml आती है, बिल्कुल। ये बच्चों को एक चीज याद रखनी है, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं अपन, इफ द फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg, इसका मतलब अपने को लास्ट में पूछा क्या है, GHP पूछा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, तो इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर दूं तो GHP ये दिन सर हो जाएगा मेरा क्या, NEFP प्लस क्या हो जाता है, वो ब्रैकेट आ जाएगा ऐसा कैसा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, BCOP प्लस क्या हो जाएगा, CHP, क्यों जी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना दिया है 10 mmHg प्लस BCOP बताने के देंगे सर, BCOP दिया है यहाँ पर, ये तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, और ऑस्मोटिक प्रेशर 30 ये 30 दिया है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो गया 20 हो गया, क्यों, तो 30 + 20 50, 50 + 10 कितना आ जाएगा 60 mmHg। ऐसा ऑप्शन है क्या, देखें यार सेकंड, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। इसमें सुनील जी थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर दीजिए, बिल्कुल ये कलर चेंज कर देते हैं, इन दोनों को भी मैं सेपरेट कर देता हूं। तो जैसे ये एफरेंट आर्टेरियल और ये डिफरेंट वाला हो गया, ठीक है। अब जैसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो भी फ्लूइड है तो वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की हेल्प से प्रेशर लगाएगा, डाउनवर्ड लगाएगा जी, वो आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। अब BCOP जो है वो ब्लड कोलोइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी इस ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन वगैरह प्रोटीन पार्ट है, कोलोइडल पार्ट्स उनके द्वारा सॉल्यूट, वो सॉल्यूट सुनने से सॉल्वेंट को जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो BCOP की अगर बात करें तो वो
अगेंस्ट वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा तरफ लग रहा है। है। इसके अलावा यहाँ पर जो फिल्ट्रेट इकट्ठा है ऑलरेडी जो पहले फिल्टर हो चुका है, जी, वो भी अपोज करेगा, वो नीचे फ्लूइड को आने से रोकता है, तो वो भी ऊपर की तरफ जो है प्रेशर लगाता है। ठीक बात है, इसीलिए अपन ने ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से इन दोनों को माइनस किया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो है ये तो वो मेन प्रेशर है जिसके कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। इसको तो ये सर क्या बोल दिया आपने, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, जीएचपी। और ये वाला प्रेशर जो है ये ऑलरेडी जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके कारण है, सीएचपी है, मतलब जो कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है उसकी वजह से। और ये वाला जो प्रेशर है जो इसी ब्लड के द्वारा ही लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ये वाला प्रेशर कौन सा कहलाएगा, बीसीओपी कहला जाएगा। तो सीएचपी और बीसीओपी की डायरेक्शन एक समान है, अपोज करेंगे किसका, जीएचपी का। बहुत ही जब भी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक बात है। और लो बीपी की वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो अगर बीपी कम हो गया तो नेफ्रॉन की तरफ जब वो जाएगा तो ठीक ये है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल, और अगर ये डिक्रीज कर गया, मान लो ये 6 की जगह 5 हो गया, तो ये 50 मान लो हो गया, और तब इन जब अपन वैल्यू को पूरा करेंगे, जीरो हो गए, तो 50 माइनस 50 जीरो, इसके बाद नेट फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं, फेलियर हो जाएगा। इसलिए लो बीपी डेंजरस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो समझ में आई भैया। तो बीपी को नॉर्मल बनाए रखें। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 32। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन आ जाएगा इसके अंदर। और फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म बाय द, क्योंकि ये सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी से हो रहा है, ठीक है। और प्रेशर कौन सा है, जी बीएचपी, ठीक है, जीएचपी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला करेक्टली मैच, मतलब अभी जो अपन ने बता चुके हैं वही चीज है ना। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जीएचपी माइनस बीसीओपी प्लस सीएचपी, बिल्कुल ठीक बात है। ये एएफपी, एक मिनट यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक अपन, ये बात सही है जी। और ये अपन ने नॉर्मली निकाल कर बच्चों को बताया ही था कि प्रेशर ऑफ 10 mmHg को जैसे नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू फिल्टर फ्रॉम ग्लोमेरुलर इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ जाता है, ये बात भी ठीक है। ऑल द अबव स्टेटमेंट आर वेरी वेल मैच्ड, बिल्कुल सारी वेरी वेल मैच्ड हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। सुरेश जी, अभी जो अपन ने पिछले क्वेश्चन बात की थी कि ना लो बीपी की वजह से भी रीनल फेलियर होता है, ठीक है, कुछ मतलब हाई बीपी अगर हो जाए तब भी यही चीज होती है कि जब भी बीपी बढ़ जाता है तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक भी प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो उस वजह से जो फिल्ट्रेशन तेजी से होगा, ठीक है, और वो फिल्ट्रेशन जब तेजी से होगा तो उसमें जो ब्लड में जो छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन को प्रेशर के साथ नीचे भेजा जाएगा, बीसीओपी। तो वो जो प्रोटीन है सुनील जी, वो उन स्लिट के अंदर फंस जाएंगे वो, तो वहां भी फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर फंस गई तो फिर वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक बात है, वो भी रीनल फेलियर को, तो रीनल फेलियर लो प्रेशर के कारण भी और हाई प्रेशर के कारण भी, ये दोनों ही कंसेप्ट याद रखने आपको जी। 33 जी सर, यहाँ पर किडनी के रेस्पेक्ट में बात की गई है कि किस एनिमल में किडनी का रोल काफी कम है एक्सक्रीशन में। हाँ, तो जैसे अपन देखें कि ना फिश है, एम्फीबियन है, यहाँ तक मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी होती है। और यहाँ पर जो एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो बोनीफिश मोनोटेलिक होती है और कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटेलिक होती है, क्योंकि उनको प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है पानी की। और एम्फीबियन में अगर देखें तो टैडपोल लार्वा और जो टेल्ड एम्फीबियन है वो मोनोटेलिक हो गई, और बाकी जो है जैसे फ्रॉग टोड वो यूरियोटेलिक है, ठीक है। और रेप्टाइल के लिए, बर्ड्स के लिए बताइए दिया यूरिकोटेलिक, और मैमल जो है वो यूरियोटेलिक होता है, ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या कि किडनी का रोल कम है एक्सक्रीशन में, तो कार्टिलेजिनस फिश में तो होगा मीजोनेफ्रिक किडनी, क्योंकि वो यूरिया का एक्सक्रीशन कर रही है तो रोल होगा, बर्ड्स में भी होगा, मेटानेफ्रिक किडनी है, लेकिन फ्रेश वाटर जो बोनीफिश अभी मैंने बताया कि ये मोनोटेलिक होते हैं और अमोनिया ज्यादा परमिएबल है मेम्ब्रेन के लिए, तो इनकी जो गिल स्लिट्स हैं या बॉडी की जो दूसरी परमिएबल साइड्स हैं वहीं से डिफ्यूज आउट हो जाती है, ठीक कहा आपने। और ये स्नेक की बात करें तो ये तो आपने मेटा का बताई थी, मेटानेफ्रिक इन्वॉल्वमेंट बताया भैया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 34 हो जाएगा, ऑर्निथिन साइकिल आल्सो नोन एज यूरिया साइकिल रेफर टू सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। साइड पूछा है, साइड डायरेक्ट हो जाएगा, साइड वाला क्वेश्चन हो गया, हां लीवर हो जाएगा। 35 जी, हाउ, अच्छा ठीक है, हां अच्छा, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैप्सुलर फिल्ट्रेट इज फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूरिन, मतलब 99% तो रीअब्सॉर्ब हो गया, बिल्कुल 180 बना था टोटल जी, और इसमें से फाइनली यूरिन की फॉर्म में अगर बात करूं तो वो तो कितना निकला है यतेंद्र सर, 1 to 1.5
5 लीटर जी। ये निकला है। ये 180 लीटर क्या बना था, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपनी कहलाई थी, ठीक है, जी। पर डे। अब रीअब्जॉर्ब कितना हो गया, मतलब ये तो 99% हो गया ना। और ये पूछ रहा है कि कितना यूरिन में कन्वर्ट हो गया, तो 180 लीटर का 1.5 इनका एवरेज निकाले तो 1.25 लगभग ये कितना आ जाता मतलब है, ये 1%। सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग बदल सकता है, बिल्कुल गर्मियों में कम सर्दी में ज्यादा। बिल्कुल, तो करेक्ट ऑप्शन 1% चला जाएगा, ठीक है जी। 36 इफ लीवर फ्रॉम बॉडी इज रिमूव्ड देन व्हिच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस। भैया लीवर का काम क्या था, ये बॉडी में बनने वाली जो हार्मफुल अमोनिया है उसको कन्वर्ट करवा रहा था ये किसमें, यूरिया में। तो इसका मतलब अमोनिया का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और नीथिन साइकिल नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा बिल्कुल। और ऐसे ही कह देते किडनी हटा दें तो तब बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तब यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है 37 Which one of the following statement in regard to excretion by human kidney is correct? Correct पूछ रहा है, ठीक है। तो ascending limb of lupopelle is impermeable to electrolyte गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रोलाइट निकल ही रहे थे ना, ये permeable होती है। हाँ बिल्कुल। और descending limb जो है वो electrolyte के लिए तो impermeable, लेकिन water के लिए permeable होती है। हाँ। और यहाँ पर impermeability है, तो ये भी wrong हो तो गया। यहाँ से तो पानी बाहर आ रहा था डिसेंडिंग से। फिर लिखा distal convoluted tubule is incapable of reabsorption by carb, capable होता है NCERT लिखा है अभी। ठीक बात है। और nearly 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by renal tubule, सही है। बिल्कुल करेक्ट पूछा आपने, इसे ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 38 एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एज। एलिमिनेशन की बात करें तो ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। सर्कुलेशन वो ब्लड से रिलेटेड हो गया, डाइजेशन प्रोसेस कहला गया जो एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा होता है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग वाला प्रोसेस वो हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा एनर्जी को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट 39 यहाँ पे जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए लिखा है, सुनिए कि इसके अंदर 1 पेयर किडनी है, 1 पेयर यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है जो आगे यूरेथ्रा के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें देखना कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। और फिर पूछा कि ये किससे रिलेटेड है, तो स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। तो और फिर अगर देखें कि यस कंसर्न विद ऑस्मो रेगुलेशन, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो वहां पर जो है केवल किडनी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, किडनी, लेकिन किडनी के साथ साथ और भी चीजें दे रखी, बिल्कुल। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हो गया, बिल्कुल, यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा, जी जी। और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बाद में यूरिन स्टोरेज भी हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, उसका एलिमिनेशन भी हो रहा है यूरेथ्रा के द्वारा। ये जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड हैज 2 पोर्शन ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ये आपको बताया था पहले हमने स्ट्रक्चर में। अब इन केस ऑफ अबव स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेड। जी जी। नेफ्रॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन सही है, फिल्ट्रेशन बाय ग्लोमेरुलस सही है, रीनल ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ये भी सही है। हेलो लो पीएच बैलेंस नो रोल, ये इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि पीएच बैलेंस में पीसीटी का इन्वॉल्वमेंट था, पीसीटी कलेक्टिंग डक्ट का भी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन लूप ऑफ हेनले तो केवल कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट 41 जी सर। An increase in blood flow to atria of heart can cause the release of ANF। बता दिया भैया, बहुत बार बता दिया। Which can cause vasodilation, vasodilation हो जाएगा, and thereby वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब ये वेजोडाइलेशन आ जाएगा और इधर एएनएफ आना चाहिए, एंजियोटेंशन नहीं आना चाहिए। तो वेजोडाइलेशन होगा तो बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा कांसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। प्रिंसिपल कौन सा है? यूरिया। यूरिया कहाँ बनेगा? ओनिथिन साइकिल के द्वारा लीवर में बनेगा, इन लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू दी किडनी। बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर 43। The process of concentration of urine take place in following structure which occur only in medulla। Okay, केवल मेडुला में हो रही है तो और आपकी लूपोफेले की बात हो रही है। लूपोफेले सिंपल सी बात। अरे स्ट्रक्चर याद है ना? एक फाइनली डायग्राम बच्चों के लिए और बना देते हैं ये जिंदर सर। ये अपना क्या बन गया? पीसीटी। ये अपनी क्या कहलाएगी? लूपोफेले कहला गया। ये अपना क्या बन जाता है? डीसीटी। ये अपना क्या बन गया? कलेक्टिंग डक्ट। और इनका अगर सेपरेशन बना दें तो ये इसका सेपरेशन कहलाएगा, ठीक है। ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला। बिल्कुल। अब कॉर्टेक्स में अगर बात करें तो कॉर्टेक्स में क्या क्या हो जाएगा वो भी याद रख लेना भैया। कॉर्टेक्स में बाउमन कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट का इनिशियल पार्ट कैसा? और कलेक्टिंग डक्ट का इनिशियल पार्ट। और लूप ऑफ हेनले कहां पाई जाती है? ये मेडुला रीजन में हो जाएगी। चले आगे। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फिल्ट्रेट के फ्लो का जो ऑर्डर है, हाँ, है ना, एग्जैक्टली। पहले बाउमन कैप्सूल, ठीक है, पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले,
फिर वापस डीसीटी DCT, फिर कलेक्टिंग डक्ट ठीक है। से मूव करता हो तो ये पाथवे बन जाएगा। और यही पाथवे इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि पहले कॉर्टेक्स, फिर मेडुला, बिल्कुल, फिर वापस कॉर्टेक्स और बाद में मेडुला। अरे बोलो बोलो भैया, पहले कॉर्टेक्स फिर हाँ, मेडुला हाँ, फिर कॉर्टेक्स और फिर मेडुला। मेडुला। नो डाउट, बहुत ही अच्छा सवाल बनाए। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा लास्ट पे। द रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ कॉन शेप्ड टिश्यू मासेज। स्टार्टिंग में भी स्ट्रक्चर बता दी थी आपको। और ये कॉन शेप्ड टिश्यू मास क्या कहलाते हैं भैया? रीनल, क्या बोलते हैं इनको? रीनल पिरामिड्स। और ये पहले ही हमने बताया था, ये पाया कहां पर जा रहा है? ये अपनी किडनी कहलागी, ठीक है। इस किडनी का ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसका मेडुला कहला जाएगा। रीनल पिरामिड का ब्रॉड पार्ट कॉर्टेक्स की ओर होता है और जो नैरो वाला पार्ट है ये किधर? मेडुला की ओर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आज के एक्सक्रीटरी सिस्टम के 44 क्वेश्चन जो है वो हमने आपको प्रोवाइड करवाए। लगभग सारा चैप्टर इसमें कवर अप हो चुका है। फिर इसका एक पार्ट और दिया जाएगा बच्चों को, क्यों? तो शानदार रहा। इसको बहुत ही कंसेप्चुअली तरीके से पढ़ें, इन क्वेश्चन को देखें और एनसीईआरटी को भैया चार्ट डालो, क्योंकि पेपर तो पूरा किस में से आना है? एनसीईआरटी में से आना है। जितेंद्र सर इजाजत ले बच्चों से। चार्ट ना मतलब पढ़ के हाँ, कहीं एनसीईआरटी को गीला कर दो आप। ओके, थैंक यू।